दर्शकों, स्वागत है आपके अपने चैनल कानूनी चर्चा पे। एक यूट्यूब चैनल है, जैसे मैंने पहले भी बताया है। वेलकम व्यूअर्स ऑन योर ओन चैनल कानूनी चर्चा। जैसे आपको जानकारी है कि हम लॉ सीरीज पे बात करते हैं और डिफरेंट वीडियोस, डिफरेंट लेजिस्लेशन, पार्लियामेंट टेक्स्ट पे बात की। और पिछले दिनों मैंने हिंदू मैरिज एक्ट की लॉ सीरीज शुरू की हुई है। इसकी डिफरेंट सेक्शन पे बात की और हम सेक्शन 15 कंप्लीट कर लिया और 16 पे पहुंचे हैं। इन बिटवीन मैरिज रिलेटेड जो मैटर थे, तो कुछ व्यूअर्स और कुछ जो स्टूडेंट्स, लॉ स्टूडेंट्स थे और कुछ लॉयर्स ने डिमांड रखी कि आप लिव इन रिलेशन, जो मैरिज आज जो हमारा समाज बदल रहा है, सोसाइटल मोरलिटी बदल रही है, जो कपल्स लिव इन रिलेशन में हैं उनके राइट्स, उनको क्या है, कैसे वो लिव इन रिलेशन में रह सकते हैं, सो दैट दे शुड बी सिक्योर अंडर लॉ आल्सो। तो उस पर बात की। तो फिर मैंने एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट जो पीछे 17 अक्टूबर 2023 जो आई है पिछले, उस पे सेम सेक्स मैरिजेस पे, राइट टू मैरी पे जो जजमेंट आई है कि कौन और मैरिज की कॉम्पिटेंसी में आता है, सेम सेक्स मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करता है। सुप्रीम कोर्ट ने उसको, आपको जानकारी है कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया, सुप्रीम कोर्ट को ऐसी शादियों को रिकॉग्नाइज नहीं करता है और नहीं की उस जजमेंट में। और पार्लियामेंट को अधिकार दिया कि अगर कोई आप इस पे बात करना चाहते हैं, तो इस पे कोई नया कानून बनाना चाहते हैं, तो उसमें मैंने बात की थी स्पेशल मैरिज एक्ट की, फॉरेन मैरिज एक्ट की। तो काफ़ी उसमें बातें हुई थी सेम सेक्स कपल्स जो सिविल बॉन्डेज में रह रहे हैं, उनको फॉर्मली मैरिज सेलेब्रेट करने का राइट है या ना। तो सुप्रीम कोर्ट में दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, उनको कोई अधिकार नहीं है सेलेब्रेट मैरिज करने का अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, स्पेशल मैरिज एक्ट, पर्सनल लॉ, or in getting registration of their marriage under this foreign marriage act। और जो लिव इन रिलेशन में है, मैं आज थोड़ा सा उस पर पीछे थोड़ा जाऊंगा। मैंने जो किया, मैं ये एडवाइस करता हूँ जो लिव इन रिलेशन में कपल्स हैं, मैं ये बता दूं, मैंने उस पर भी बात की थी कि ये जो रिकॉग्नाइज किया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जो लिव इन रिलेशनशिप को J2 अडल्ट होने चाहिए। और मैं ये कहता हूँ बच्चों को, जो भी इसमें इंगेज होना चाहते हैं, जो भी मैरिज हैं आगे, तो एक उन्होंने एग्रीमेंट बना लेना चाहिए, एक एग्जीक्यूट कर लेना चाहिए, उसको उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन करवा लेनी चाहिए, ताकि कि हम कैसे एक रूफ के नीचे रह रहे हैं, क्या टर्म्स हैं, कितनी देर के लिए हमने डिसाइड किया है लिव इन रिलेशन के, और हमारे अधिकार क्या होंगे, सिविल राइट्स क्या होंगे, हमारे जो अगर बच्चे पैदा होंगे उनका क्या है, हमारी प्रॉपर्टी जो है मूवेबल और मूवेबल उसका क्या होगा, और भी जो सक्सेशन का क्या है, इनहेरिटेंस का क्या है बच्चों का, या अपने जो है अधिकार। तो ये सारा एक एग्रीमेंट में आ जाए, ताकि आने वाले वक्त में उनको दोनों तरफ से कोई मुश्किल ना आए, डिफिकल्टी नहीं आए, नहीं मेल पार्टनर को आए ना फीमेल को। मेल पार्टनर के भी कुछ अधिकार रिकॉग्नाइज किए गए हैं इस लिव रिलेशन में, और इंडिविजुअल एक और फीमेल के भी किए गए हैं। जैसे हमने पहले बताया था आपको, सेक्शन 125 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर रिकॉग्नाइज करती है, लीगलाइज करती है कि अगर कोई उसमें इंटाइटलमेंट बन जाती है फीमेल कपल की, फीमेल पार्टनर की, वो मेल पार्टनर से वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के नीचे जो भी प्रोटेक्शन एक वाइफ को मिलती है, वही लिव इन रिलेशन में अगर कोई फीमेल है तो वो उसको भी वही मिल जाती है। ये मैंने पिछले एपिसोड में, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में राइटिंग में आप कर लो, दो जो भी कपल इस सिविल बॉन्डेज में है। तो ये इतना मैंने, ये पिछला जो एपिसोड है उस पर मैंने आज बात की है।
तो आज हम दोबारा हम हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 16 पे आज मैं शुरू करने जा रहा हूं। और सेक्शन 16 किस रिलेटेड है, इसमें मैं थोड़ा सा पहले इसको पढ़ूंगा, थोड़ा सा इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं या इसकी सेक्शन क्या कहती है इस पे पढ़ूंगा, फिर आगे हम नेक्स्ट सेक्शन जो 17 है, सेक्शन 17 है, पनिशमेंट ऑफ बाइगैमी है, तो उस पर भी बात करेंगे। और लेट मी नाउ रीड लिस्टिमेसी ऑफ चिल्ड्रन ऑफ वाइड एंड वाइडेबल मैरिज। जैसे आप चाहते हो जानते हैं कि अगर कोई सेक्शन 5 के नीचे, हिंदू मैरिज एक्ट के नीचे कंडीशंस ऑफ मैरिजेज हैं कि कौन मैरिजेज सेलिब्रेट करता है, कौन कॉम्पिटेंट है, और ये मैं कह दूं इसमें हमारा हिंदू मैरिज एक्ट या कोई पर्सनल लॉ जो भी है मैरिज रिलेटेड है, वो एक मेल और फीमेल को ही शादी के बंधन में आने के लिए रिकॉग्नाइज करता है। लीगलाइज जो रिलेशनशिप होगा, वो जो मैरिज का, वो एक मेल और फीमेल में ही वो मैरिज सेलिब्रेट हो सकती है। तो ये दो किस्म की मैरिजेस हमने रेफर की थी जो सेक्शन 11 के नीचे लिस्टी नल एंड वाइड है, लिस्टिमेट, और उनके चिल्ड्रन जो वो हैं, तो मैंने पहले भी बात की है कि भाई जो उनके चिल्ड्रन हैं, चाहे मैरिज नल्टी इन द आइज ऑफ लॉ है सेक्शन 11 के नीचे, स्टिल दे आर, जो बच्चे होंगे उनके लिस्टिमेट उनकी रिकॉग्निशन देती है हमारी सेक्शन 16। सिमिलर इज जहां पे मैरिज अनल की गई है बाई डिक्री ऑफ नलिटी, जैसे वो सेक्शन 12 में है हिंदू मैरिज एक्ट के, तो वो वाली मैरिज को अगर डिक्लेयर करती है कोर्ट एक बाइडेबल मैरिज है, तो उसको डिक्लेयर करती है नलिटी सेक्शन 12। उसके भी जो बच्चे इन बिटवीन हुए हैं उस कपल में जिनकी मैरिज नलिटी अंडर सेक्शन 11 और अंडर सेक्शन 12 बाइडेबल डिक्लेयर हुई है, तो उनके बच्चों को रिकॉग्नाइज है किया गया है लिस्टिमेट चाइल्ड एक, और उनको राइट ऑफ इनहेरिटेंस दिया गया है एज इफ दे आर लिस्टिमेटली बॉर्न चाइल्ड। और उनको तो मैंने पहले बात की है कि भाई उनका क्या कसूर है, बच्चों का वो क्यों इग्नोर किए जाएंगे, डिवॉर किएंगे फ्रॉम द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। तो इसलिए ये इस हमारा हिंदू मैरिज एक्ट है, कोडिफाइड एक्ट है, उसमें सेक्शन 16 ने इन राइट्स को रिकॉर्ड। तो मैंने जो क्रक्स में आपको बता दिया सेक्शन 16 क्या है, और इस सेक्शन को आप पढ़ सकते हैं। वो आपके पास ये स्टैचू बुक होगी हिंदू मैरिज एक्ट की, तो आप जो देख सकते हैं इसकी सेक्शन 16 जो मैंने इसका आपको क्रक्स और जो बता दिया है, दोबारा रिपीट कर देता हूँ फॉर अपने व्यूअर्स के लिए, अपने ऑडियंस जो हैं जो इस वीडियो देखेंगे, उसमें ये है कि भाई जो नटशल में है जिनकी मैरिज कपल की नल्टी है सेक्शन 11 के नीचे, 12 के नीचे बाइडेबल है, और कोर्ट ने डिक्लेयर किया है एज दोनों सेक्शन के नीचे ये मैरिज है, तो वो जो कपल हैं उनके जो बच्चे इन बिटवीन हो गए हैं ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ द मैरिज ऑफ दियर, वो लिस्टिमेट बच्चे कहलाएंगे, और उनका राइट ऑफ इनहेरिटेंस इक्वल होगा एज इफ दे हैव born they are born as a legitimate child. They are irrespective of their declaring of the marriage of the couple nullity under section 11 or bideable annulled under section 12 of Hindu Marriage Act. The children are safe under law with regard to inheritance and as to legitimacy. They are considered, they are recognized as a legitimate child under section 16. Okay, now let me come to section 17. Section 17 of Hindu Marriage Act, let me read out and then we'll delve upon and discuss its provision. Any marriage between two Hindus solemnized after the commencement of this act is void if at the time of such marriage either party had a husband or wife living, and the provisions of section 494
and 495 of Indian Penal Code shall apply accordingly. तो इसमें दो पार्ट आ गए हैं इस सेक्शन के। एक है सेक्शन 16 का फर्स्ट पार्ट आ गया कि अगर एक कपल है, मैरिड कपल है, अगर उनकी मैरिज एग्जिस्टेंस में है, सबसिस्टेंस में है और स्टिल, तो सेकंड मैरिज अगर आइदर ऑफ, दिस इज जेंडर न्यूट्रल सेक्शन, अगर वाइफ सलमनाइज करती है, बाइगैमी में इन्वॉल्व होती है, तो अगर मेल हस्बैंड अगर इसमें सेकंड मैरिज करता है, कोई भी इनमें से दोनों पार्टियों में अगर तो वो बाइगैमी के लिए लायबल हैं अंडर इंडियन पीनल कोड सेक्शन 494 डील विथ उसको, उसकी जो पनिशमेंट है वो 7 ईयर्स है। उसका एग्रावेट फॉर्म है 495 आईपीसी। तो 495 में थोड़ा है उसमें कि अगर कोई कंसील करता है फर्स्ट मैरिज को और सलमनाइज करता है सेकंड मैरिज विद अनदर मेल और फीमेल, तो उसमें एग्रावेट फॉर्म में जे जो है उसमें पनिशमेंट जी 10 ईयर्स है। तो ये आपको मालूम है जो हमारा ये इसका जो ये ऑफेंस है ये अवेलेबल है और नॉन कॉग्निजेबल है और इसमें कंप्लेंट की जाती है। और कंप्लेंट कौन करेगा? तो नेचुरली जो भी इनमें से अग्रीव्ड होगी, अग्रीव्ड वाइफ भी हो सकती है, अगर हस्बैंड सेकंड मैरिज करता है तो अगर वाइफ करती है सेकंड मैरिज तो अग्रीव्ड दिस ऑब्वियसली हस्बैंड होगा। अगर वाइफ करती है तो कौन जो सेकंड मैरिज सलमनाइज हो गए तो अग्रीव्ड जो फर्स्ट वाइफ है वही होगी। वो कंप्लेंट दायर कर सकती है। कौन सा प्रोविजन है कंप्लेंट दायर करने का, ये मैं बता दूंगा। 198 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में है। वो कंप्लेंट करनी है, किसके पास करनी है? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के पास। तो जो भी है तो जे खुद भी कंप्लेंट कर सकती है और सेक्शन 198 में ही प्रोवाइड किया गया है खुद भी कर सकती है बीइंग अग्रीव्ड। अगर वो उस कुछ सेक्शंस हैं, अगर वो पुराना ये कि अगर वो उस पोजीशन में नहीं है तो उसके गार्डियन कर सकता है। तो वो कुछ है इडियट है, अनसाउंड माइंड की है, जहाँ ये जो कंडीशंस हैं तो उस के तहत जहाँ वो जो पुरानी मैरिजेस आपको पता है वो हिंदू मैरिज एक्ट के पहले जो मैरिजेस हुई हैं उसमें एज आ मेजॉरिटी नहीं थी, जो वो उसका गार्डियन के थ्रू भी मैरिज अलो होती थी, करते सलमनाइज होती, तो उसमें गार्डियन एज ए ग्रीव्ड कपल जो है वाइफ है, मेल है फीमेल, उनके बिहाफ पे भी जो उनका गार्डियन है कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है, मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में जा सकता है और कंप्लेंट लगा सकता है, चाहे वो गार्डियन वाइफ का है, जहाँ हस्बैंड का है, जहाँ इडियट है, कोई अनसाउंड माइंड का है और जहाँ माइनर है। तो कंप्लेंट को एक और इसमें जो 198 में जो सीआरपीसी में किया गया है कि अगर कोई आर्मी में है तो उसका कमांडिंग ऑफिसर उसको अलो नहीं कर रहा है, छोड़ नहीं रहा है फॉर फाइलिंग ऑफ द कंप्लेंट, अग्रीव्ड है, हस्बैंड है तो वाइफ के खिलाफ उसने कंप्लेंट करनी है जो सेकंड मैरिज में गई है, तो फिर वो उसको एक वहाँ से एक लेटर ऑफ मिल जाएगा, उसको अथॉरिटी लेटर मिल जाएगा, उसके बिहाफ पे जो उसका गार्डियन होगा, जहाँ उसका कोई भी रिलेशन होगा, उसको वो कंप्लेंट करने के लिए बिफोर द मैजिस्ट्रेट 1898 में, तो वो कॉम्पिटेंट होगा। उसका एक प्रोसीजर बताया गया है कि वो कैसे कंप्लेंट, कैसा वो सर्टिफिकेट होगा, उसमें क्या क्या लिखना है कमांडिंग ऑफिसर ने, और वो अथॉरिटी लेटर लेके उसको कोर्ट परमिशन देगा फॉर फाइलिंग ऑफ द जे एक प्रोसीजर मैंने बता दिया। नाउ मेरा जो मेन कंसर्न है वो एक सेक्शन में दोबारा इसको रिपीट करूंगा। इन्होंने क्या करा है जो इसमें एनी मैरिज बिटवीन टू हिंदू solemnized आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट इज वाइड। तो वाइड मैरिज कैसे होगी? जैसे मैंने कहा वाइड इन द आइज ऑफ लॉ। नल्टी मैरिज क्या होगी? तो ऑब्वियसली जो हिंदू मैरिज है एक्ट के नीचे जो सेकंड मैरिज है
उसने कंडीशन जो है सेक्शन 5 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में दी। उसमें पहले ही कंडीशन है कि जो मैरिज कपल करने जा रहा है, फीमेल और मेल, उनमें उनका सपोज अर्लियर एग्जिस्टेंस में नहीं होना चाहिए। तो अगर उन्होंने इन एग्जिस्टेंस इन सब्सटेंस अर्लियर मैरिज, अगर कपल दूसरा मेल पार्टनर या फीमेल पार्टनर अगर उनमें से होगा तो नेचुरली सेक्शन 5 की वायलेशन है, वो मैरिज रिकॉग्नाइज नहीं होगी। अगर पहला होगा तो वो मैरिज सेक्शन 11 के नीचे नलिटी है, वाइड है। तो जो हिंदू मैरिज एक्ट में वाइड मैरिज को रिकॉग्नाइज किया गया है, और अगर वाइड मैरिज बनती है, जो ऑब्वियसली सेकंड मैरिज बनेगी वाइड, तो उसमें फॉलो किया गया है नेक्स्ट जो इसका सेकंड पोर्शन है, अगर ऐसी मैरिज है, सेकंड मैरिज होती है, इसको डिक्लेयर, तो सेक्शन 11 में डिक्लेयर किए गए, यहाँ प्रूफ करना है कि भाई ये वाइड मैरिज है, क्योंकि इससे पहले इसका हस्बैंड है या वाइफ है, जो जिसने सेकंड मैरिज किया, आइदर ऑफ द पार्टी, हस्बैंड और वाइफ। तो आगे मैं थोड़ा पढ़ूंगा। अगर ये साबित हो जाता है कि ये मैरिज वाइड है अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, तो फिर क्या है, and provision of section 494 and 495 of Indian Penal Code shall be made applicable। तो क्या हुआ, अगर ये साबित हो जाता है कि किसी ने सेकंड मैरिज की है, तो सेकंड मैरिज की अगर हो तो वो नेचुरली 94 जो भी सेकंड मैरिज सर्मनाइज करता है, एंड एज ए हिंदू मैं थोड़ा सा इसमें आगे थोड़ा जाऊंगा, 494 या 495 के नीचे जैसे मैंने प्रोसीजर बताया, वो लायबल पनिशेबल हो जाएगा। तो इसमें क्या है, जैसे सेक्शन हिंदू कोई है जो हमारा पर्सनल लॉ, लेकिन एक एक्सेप्शन, तो आपको जैसे जानकारी है, शरीयत लॉ एक्ट है जो 1937, जो पर्सनल लॉ को रेगुलेट करता है रिगार्डिंग मैरिज, जहाँ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे इनहेरिटेंस है, दूसरा शरीयत एक्ट है 1937, उसके मुताबिक पर्सनल लॉ जो मुस्लिम मैरिजेस को लगता है, उसके मुताबिक ए मेल मुस्लिम कैन परफॉर्म, you might be knowing as per this Islamic faith 4 मैरिजेस हैं। तो इसलिए जो मुस्लिम एक मैरिज करता है, अगर उसकी फर्स्ट वाइफ है, वो 4 शादियां करने के लिए, तो जो ऑब्वियसली वो बाईगैमी में नहीं आएगा, उसको तो पॉलीगैमी अलाउड है 4 मैरिजेस का। हम तो बात सिर्फ बाईगैमी बाई में सेकंड मैरिज, जो बाईगैमस रिलेशनशिप में आता है। तो जो हमारा इस्लामिक फेथ है, जो 2 मुस्लिम्स, एक मुस्लिम मेल, लेकिन फीमेल का फिर भी, फीमेल जो है उसके लिए कोई नहीं है, शी कांट गो एज पर इस्लामिक फेथ रिलीजन, या जो भी उनका इस्लामिक लॉ है, पर्सनल लॉ है, उसमें शी इज नॉट अलाउड टू गो इन पॉलीजेंड्री, मीन के फीमेल को रिस्ट्रिक्शन है, प्रोहिबिशन है फ्रॉम सर्मनाइजिंग सेकंड मैरिज, बट मेल मुस्लिम कैन परफॉर्म, I have already said 4 marriages. Then if obviously his marriage would not be void in the eyes of law. If marriage is not void in eyes of law, obviously, as per this section, this bigam, so section 494 of Indian Penal Code and 495 of Indian Penal Code is not applicable। तो मुझे इजाज़त दीजिए, और यही मेरी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको आगे शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।